हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो हमें वक्र अर्थात कर्व उसका जब इक्वेशन हमें दिया होगा तो हम तुरंत ये देखकर बता सकते हैं कि इसकी अनंत स्पर्शियां क्या होंगी या किन समीकरणों द्वारा दी जाएंगी। तो बहुत ही कम समय में आज हम बता सकते हैं, परंतु इसके लिए दिए हुए वक्र के समीकरण को एक विशेष रूप में होना चाहिए। और कौन सा वो विशेष रूप है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अनंत स्पर्शियों और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर जाइए, जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शंस अर्थात निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि यदि वक्र का समीकरण निम्न रूप का है। अब कौन सा रूप है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है Fn प्लस Fn माइनस टू बराबर 0। यानी देखो कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। ये n है और ये n माइनस टू है। अब ये Fn क्या है, ये n डिग्री का कोई टर्म है, ठीक है। यानी कि इसमें n डिग्री है, बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो टर्म्स होंगे ना उसमें हाईएस्ट डिग्री n होगी, परंतु n डिग्री से कम वाले टर्म्स भी उसमें हो सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, देखो, जहाँ Fn n घात का है अर्थात इसमें n घात के पद तो हैं, अधिकतम n घात का है, परंतु n से कम डिग्री के भी उसमें पद हो सकते हैं। घात यानी डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इसमें n घात रहेंगे, लेकिन n घात से कम घात वाले पद भी इसमें हो सकते हैं। और Fn माइनस टू क्या है, इसमें n माइनस टू लिखा है, मतलब अधिकतम n माइनस टू घात के पद उसमें हो सकते हैं, ठीक है। कम घात के हो सकते हैं, परंतु अधिकतम n माइनस टू घात का पद किसमें होगा, Fn माइनस टू में होगा। इससे ज्यादा घात वाला यानी इससे ज्यादा डिग्री वाला टर्म इसमें नहीं होगा, ठीक है। अर्थात इनमें कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया। अगर ये n डिग्री वाला टर्म है तो ये n माइनस टू डिग्री वाला टर्म है। अर्थात मान लो अगर ये 3 डिग्री वाला टर्म है तो ये 3 माइनस टू कितना हुआ, 1। तो 1 डिग्री वाले टर्म से ज्यादा डिग्री वाला टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 डिग्री वाले टर्म्स के साथ साथ उससे कम डिग्री के टर्म्स हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बस देखते रहिएगा वीडियो को, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, आपको सब कुछ पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब खास बात क्या है, चलिए देखते हैं। यदि Fn के प्रत्येक लीनियर फैक्टर मतलब एक घातीय गुणनखंड यानी कि 1 डिग्री के जो फैक्टर्स होंगे, और ये कैसे फैक्टर्स मिलेंगे ये आप देख पा रहे हैं जैसे सवालों में, इस पे हम फैक्टर्स इसके करेंगे। यानी कि ना ये जो Fn है ना, अगर वो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो सक रहा है, वो भी कैसे लीनियर फैक्टर्स, जो मतलब जिनके जो कोफिशिएंट हैं, जिनके कोफिशिएंट है ना रियल नंबर्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि आयोटा वाले, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो इमेजिनरी फैक्टर्स में टूट रहा है तो फिर समझ जाइए एसिम्प्टोट्स नहीं निकलेगा। इमेजिनरी फैक्टर से एसिम्प्टोट्स हमको नहीं मिलेंगे, हमको लीनियर फैक्टर में टूटता हुआ उसको देखना है, या यूं कहिए कि हमको उसको तोड़ना है। किसको किसको Fn में जो टर्म्स रहेंगे उनको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। वो भी कैसे लीनियर फैक्टर, रियल वाले जो लीनियर फैक्टर होंगे उस रूप में तोड़ना है, फिर उसको हमको 0 के बराबर रखना है, ठीक है दोस्तों। 0 के बराबर रखना है, और 0 के बराबर रख दोगे जब आप, जैसे यहाँ पे फैक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तीनों को 0 के बराबर अलग अलग रखोगे। उसके बाद हमको एक चीज और चेक करना है कि भाई जब अपन लीनियर फैक्टर्स को, जितने लीनियर फैक्टर्स है सबको जब आप 0 के इक्वल रख रहे हो तो चेक करो कि 0 के इक्वल रखने से आप, ऑब्वियस सी बात है लीनियर फैक्टर है, मतलब जब आप उसको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो हर एक अपने आप में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को शो करेगा।
तो आपको चेक करना है कि देख लो उसमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी अन्य स्ट्रेट लाइन के पैरेलल या कोइंसाइड तो नहीं है, यानी समांतर या संपाती तो नहीं है, ये चेक कर लो। अगर कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन के संपाती या समांतर अर्थात पैरेलल या कोइंसाइड नहीं है, तब ऐसी स्थिति में समझ जाइए कि वो Fn बराबर 0 से जितने भी हमको फैक्टर्स को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो जो भी मिलेगा वो सब एसिम्प्टोट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि इस तथ्य पर आधारित यानी ऐसे सवाल जो इसमें फिट हो रहे हैं, यानी Fn प्लस Fn माइनस 2 वाले, ठीक है, Fn प्लस Fn माइनस 2 बराबर 0 वाले इक्वेशंस के एसिम्प्टोट्स आप तुरंत बहुत ही कम समय में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों नियम में जो बातें लिखी हैं उसको हम फिर से देखेंगे, जब हम सवाल बनाएंगे तो इन बातों को हमें फिर से पढ़ना है। तो अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो आप चिंता न करें, सवाल बनाते समय वो डाउट दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में हमें अति परवलय अर्थात हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है। यहाँ पे अपन लिखेंगे दिए गए वक्र का समीकरण है, यानी कि द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और बराबर 1 को आप माइनस 1 बराबर 0 इसको इस पर पलटा करके लिख सकते हो। दोस्तों गौर कीजिए, क्या आपको दिया हुआ जो कर्व का इक्वेशन है वो इस रूप में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस पूरी बात को हम लोग इसमें एक एक स्टेप बाय करके आगे समझते जाएंगे, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें देखो ये वाला टर्म है कितने डिग्री का है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर को लिखते हैं, x है उसकी पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री वाला टर्म है। नीचे में एबीसीडी जो लिखा है वो कांस्टेंट है, उनकी घात से हमको कोई मतलब नहीं, हमको वेरिएबल की घात से मतलब है। वेरिएबल की घात को ही उस टर्म की घात से डिग्री कहते हैं। तो ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, अर्थात ये पूरे टर्म्स 2 डिग्री वाले, यानी कि इस पूरे को आप बोल सकते हो F2। ठीक है, उसके बाद जो टर्म दिख रहा है वो कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिग्री 0 मानी जाती है। कांस्टेंट टर्म जो दिखता है ना उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि वहां वेरिएबल नहीं होता है। तो जब वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी पावर 0 समझ सकते हैं, इसलिए उस टर्म की डिग्री 0 होती है। अर्थात आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, F0 0 डिग्री वाला टर्म है, तो हम इसको इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां F2 की जगह दिख रहा है ये पूरा और F0 की जगह दिख रहा है -1। क्योंकि आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, बोलोगे सर ये तो माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऐसा सोचो दोस्तों ये प्लस है और ये -1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो -1 था तो मैंने प्लस लगा करके -1 को ब्रैकेट में लिख दिया। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। अब देखो ये पूरा जो है आपको 2 डिग्री वाला टर्म दिख रहा है, ये आपको कांस्टेंट टर्म है इसलिए 0 डिग्री वाला टर्म है। अब देखो यहाँ जो लिखा है उससे 2 कम यहाँ लिखा है, कितने का फासला होना चाहिए, 2 का फासला। देखो यहाँ लिखा है n और n-2। ठीक है, तो चलो एक काम तो हो गया हमारा कि हमने कर्व के इक्वेशन को इस रूप में देख लिया। चलिए भैया ठीक है, ये 2 डिग्री का है, ये उससे 2 कम अर्थात 2 से 2 कम यानी कि 0 डिग्री का है। चलो ठीक है, अब अगली बात जो Fn है अर्थात यहाँ पे कौन F2, इस पूरे को अपन F2 बोले हैं। इस पूरे को अपन क्या बोले, F2 बोले। अब नियम का अगला भाग क्या कहता है कि जब F2 को आप, अभी देखो ये 2 डिग्री वाले टर्म है, परंतु इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे 1 डिग्री वाले में, तो 1 डिग्री वाले जो आपको टर्म्स मिलेंगे उन्हीं को अपन बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब 1 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये देखो ना, आप इसको इस रूप में देख सकते हो, x बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये टूट जाएगा 2 भागों में, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो जो 2 टुकड़े यानी 2 फैक्टर्स आपको मिले हैं वो लीनियर है, बिकॉज उसमें वेरिएबल्स की पावर अब 1 1 हो गई है। पहले यहाँ पे 2 2 पावर थे लेकिन हम उसको तोड़ दिए।
अब 1 पावर वाले फैक्टर्स मिले, उसी को लीनियर फैक्टर बोलते हैं, या 1 डिग्री वाले फैक्टर बोलते हैं, या हिंदी में हम उसको एक घाती या रैखिक गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, क्या इनको अगर अपन इन फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर अगर अपन रखते हैं, तो चेक कीजिए कि ऐसा हो जाने पर यानी ऐसा रख देने पर ऑब्वियसली बात है, लीनियर फैक्टर है मतलब ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ही शो करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, अब दो ठोक हमको मिल गई स्ट्रेट लाइन, तो चेक कीजिए क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल तो नहीं है, कोइंसाइड तो नहीं है। तो ये नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों की यहाँ पे जो स्लोप हो गया, स्लोप अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप अगर इसकी स्लोप निकालोगे, ठीक है, मान लो m1, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसा स्लोप अपन निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्लोप निकाला जाता है। या अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पसंद नहीं है, ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तब भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, बटे के बटे पलट के ऊपर जाएंगे तो ऐसे बचेगा। तो ये इसका स्लोप आ गया। अगर आप इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते, जैसे बी एक्स प्लस ए वाई, आप लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0, देखो ऐसे। ठीक है, और बटे में जो ए बी आएगा वो तिर्यक गुणा होकर 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसकी स्लोप आप निकालोगे तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, बी है, कोफिशिएंट ऑफ वाई नीचे आएगा कौन है, ए है, तो आखिर वही आया माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसकी स्लोप हो गई। इसकी स्लोप कैसे पता चलेगी, आप इसको पहले सॉल्व करो, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, तो इसकी स्लोप आप मान लो m2, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस कटेगा तो b बटे a आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, यहाँ पे बी बाई ए, दोनों की स्लोप अलग अलग है। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैरेलल। ठीक है, हमको उसी से तो मतलब था कि ये रेखाएं समांतर या समपाती न हो। ठीक है, तो तब ऐसी स्थिति में जो इनको 0 के बराबर जब आप रखोगे, ठीक है, इस पूरे फैक्टर्स को 0 के बराबर रखोगे, तो क्या होगा दोस्तों, है ना भाई, ये चेक करना जरूरी है कि भाई ये अपने को यहाँ से जो लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हमेशा जब उनको 0 के बराबर जब रखेंगे तो कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तब ऐसी स्थिति में Fn बराबर 0 से जो भी सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, जो भी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होंगी, वो सब की सब क्या होंगी, एसिम्प्टोट होंगी। सब की सब मतलब जो रियल फैक्टर्स वाली होंगी वो। ठीक है, अपने को इमेजिनरी वाला नहीं लेना है। तो चलिए, तो वो सब थ्योरी में आप लिखेंगे, यहाँ पे पूरा जितनी बातें अभी हमने कही ना वो सब आप लिखेंगे कि भाई F2 से जो हमको फैक्टर्स प्राप्त हो रहे हैं, तो उनसे जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो प्राप्त होंगे, अर्थात इन दोनों फैक्टर्स को जब आप इक्वल टू 0 करके रखोगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो आप वहां पे लिखोगे कि भाई इनमें से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, इनमें से कोई दो क्या, ये खुद ही दो स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको मिलेंगी, क्योंकि F2 है तो 2 फैक्टर्स बने, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो दो ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आपको मिलेंगे, और वो आपस में पैरेलल नहीं है, ये पूरी बात आप यहाँ लिखोगे। अतः वक्र की अनंत स्पर्शियां F2 बराबर 0 से दी जाएंगी। F2 बराबर 0 मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0 और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। ये दो अनंत स्पर्शियां, दो एसिम्पोड्स इस कर्व की हमको मिल गई। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा अपन पढ़े हैं और कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है दोस्तों। कहीं भी डाउट होगा तो जरूर पूछिए दोस्तों। चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो दूसरा सवाल का जो पहला वक्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने को 3 लीनियर फैक्टर दिए हैं, यानी 1 डिग्री वाले। आपको देखो यहाँ पे x और y का पावर 1 है, मतलब ये 1 डिग्री वाला फैक्टर है, ये भी 1 डिग्री वाला है, ये भी 1 डिग्री वाला है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री वाले फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें हर एक फैक्टर में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 1 है, हर एक फैक्टर में अलग अलग। अगर आप देखो ये 1 डिग्री वाले फैक्टर्स हैं, और 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, यानी कुल मिला के जब आप इसको पूरे को ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 3 डिग्री वाला ये टर्म है। 3 डिग्री वाला, क्योंकि एक एक टुकड़ा एक एक डिग्री वाला है, और 3 टुकड़े आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो गुणा करोगे तो पूरा 3 डिग्री, यानी कि बोलो तो इसको F3 बोल सकते हो आप। ठीक है, अब F3 मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म 3 डिग्री वाला टर्म रहेगा, लेकिन कम डिग्री वाले में मिल सकते हैं। जब आप x को 1 से गुणा करोगे तो आपको x मिलेगा, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री वाले टर्म भी आपको मिलेंगे, परंतु हाईएस्ट डिग्री 3 वाले मिलेंगे, इसलिए इसको F3 कहा गया है। अरे और ये देखो बेचारा, यहाँ पे तो अपने को वेरिएबल की पावर जो है 1 से ऊपर दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे x के पावर 1, y के पावर 1 है, मतलब ये 1 डिग्री वाला एक टर्म है पूरा, मतलब एक पूरे उस पूरे पे एक पूरा गुच्छा मानो तो ये 1 डिग्री वाला है। इसको यानी कि आप बोल सकते हो F1, उधर पलटाओ और इसको F1 कह दो। अब उधर पलटेगा तो माइनस में जाएगा, तो आप बोल सकते हो भाई F3 कौन है हमारे पास, F3 ये पूरा है। और F1 कौन है हमारे पास, तो ये उधर जाएगा तो माइनस रूप में हो जाएगा, 3x + 4y + 5। ठीक है, और उसी को अपन ने F1 कहा और ये F3 हो गया। तो देखो पूरा का पूरा फिट हो रहा है कि नहीं। देखो n डिग्री के बाद सीधा n-2 डिग्री, यानी 2 का फासला होना चाहिए, तो वो यहाँ पे है भी। देखो ये पूरा 3 टोटल 3 डिग्री वाला है, और ये पूरा 1 डिग्री वाला, अर्थात इसको अपन F1 बोल दिए, 2 का फासला हो गया। अब आपको क्या देखना है कि F3 में जो लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर उसको अपन 0 के बराबर रखते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी उनमें से कोई भी तो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल या कोइंसाइड नहीं होनी चाहिए, अर्थात समांतर या समपाती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ सर सब अलग अलग तो है, तो फिर ओके है कि हाँ, तब F3 बराबर, वो पूरी थ्योरी आपको लिखनी है दोस्तों। ठीक है, आप लिखेगा, जब आप लिखे ना F3 के प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर रख देने से कोई भी स्ट्रेट, जो भी अपने को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस प्राप्त होंगे उनमें से कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल या कोइंसाइड नहीं है। अतः यही जो आपने इन फैक्टर्स को जो 0 के बराबर आपने रखा है, वही उस दिए हुए कर्व की रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स हैं, अर्थात अनंत स्पर्शियां हैं। वो पूरा लिखिएगा और इसी को फिर 0 के बराबर आप जो रख रहे हैं, और आपने चेक यहाँ पे आपको करना है कि इनमें से कोई भी 2 आपस में पैरेलल या कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पैरेलल या कोइंसाइड ये कैसे पता करेंगे दोस्तों, आप बहुत आसान है, अपन पहले वाले सवाल में भी चेक किए, स्लोप जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। 2 लाइनों की अगर स्लोप इक्वल मिल रही है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। आप चेक करके देख सकते हो, और स्लोप चेक करने का फॉर्मूला कितना आसान है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आप चेक करके देख सकते हो तुरंत, और वो तो यहाँ से देखने पे ही पता चल रहा है। जैसे इसका स्लोप कितना है बताओ, तो इसका स्लोप मान लो m1, चलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ 1 है, अपॉन y का गुणांक, y का गुणांक -1 है, चिन्ह सहित लेना है, तो 1 आ गया। इसका बताओ, तो -x का गुणांक यानी -1 अपॉन y का गुणांक यानी -1। इसका बताओ, -x का गुणांक बटे y का गुणांक यानी -1/2। तीनों स्लोप अलग अलग है, यानी कि तीनों स्ट्रेट लाइन में से कोई भी 2 आपस में पैरेलल है, मतलब तीनों की स्लोप अलग अलग है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को आप ले लो तो वो किसी भी बाकी दोनों से अगर आप उसकी तुलना कर लो तो किसी से भी वो पैरेलल नहीं है। तीनों आपस में एक दूसरे से किसी से भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि तीनों की स्लोप अलग अलग है। ठीक है,
तो सत्य है कि हाँ यही तीनों जो है उस कर्व की एसिम्प्टोट है। दोस्तों इस सवाल को देखो, यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ए प्लस बी ए माइनस बी करके हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, ठीक है। ए प्लस बी माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में अपन तोड़ दिए सूत्र लगा करके, और ये वाला, और उसके बाद डायरेक्ट ये देखो फिर ये पूरा का पूरा को आप F1 मान सकते हो, मतलब ये आपका हो जाएगा F3, और वो जो लिखा था x प्लस वाई प्लस वन, ये पूरा F1 हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से आपको ये उस रूप में दिखाई दे रहा है। फिर से आप चेक कर लेना कि इसके जो लीनियर फैक्टर्स हैं उसको अलग अलग जीरो के बराबर रखने से कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी अन्य स्ट्रेट लाइन के पैरेलल या कोइंसाइड तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा दोस्तों कि सर अगर मान लो जो अपन फैक्टर्स को जीरो के बराबर रखते हैं, और अभी तक आपने कहा कि भाई कोई भी लाइनें पैरेलल नहीं होनी चाहिए तब ये एसिम्प्टोट्स हो जाएंगी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कोई दो लाइनें पैरेलल हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये मेथड से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ये मेथड अप्लाई न करके हम अपना वो पुराना वाला मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें हम फाई एन एम निकालते थे, फिर फाई एन माइनस वन निकालते थे, उसके बाद सी की वैल्यू निकालते थे, फिर सी की वैल्यू एम की वो वैल्यूज जो रिपीट हो रही हैं, याद रखिए एम की वैल्यू जब रिपीट होती है ना मतलब लाइनें पैरेलल हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन जो है एसिम्प्टोट्स पैरेलल मिल रही हैं, तभी तो एम की वैल्यू रिपीट हो रही है। और जब एम की वैल्यू रिपीट होती थी दोस्तों उस समय आप गौर कीजिएगा सी का जो ये वाला फॉर्मूला है, सी का ये जो वाला फॉर्मूला है दोस्तों, उसमें एम की जो रिपीटेड वैल्यूज हैं जब आप वो इसमें रखते थे तो आपको 0/0 वाला केस मिलता था, अर्थात अपरिभाषित रूप या अनडिफाइंड रूप मिलता था, या यूं कहिए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म था, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जब अपन m की वैल्यूज, कौन सी वाली वैल्यूज जो रिपीटेड अर्थात मल्टीपल रूट्स अर्थात जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जब उन वैल्यूज को रखते थे उसके लिए हमको ये मिलता था। तब हम ऐसी स्थिति में c की वैल्यू पता करने के लिए एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते थे। अगर m की जो रिपीटेड वैल्यू अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो सी के लिए एक अलग इक्वेशन था, और अगर कोई वैल्यू 3 बार रिपीट हो रही है तो फिर दूसरा इक्वेशन था। तो दोस्तों हमको उस मेथड से फिर इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फिर मान लीजिए सभी फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं, कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई साइड नहीं है, तो फिर वही एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। तो बस मुझे यही आपको सिखाना था, यही आपको बतलाना था। तो दोस्तों इसके एसिम्प्टोट्स क्या है ये आप बताइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये सवाल, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोट्स फॉर द पोलर कर्व्स, अर्थात ध्रुवीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शियां। दोस्तों वैसे कार्टेशियन अर्थात कार्तीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शियां और भी अनेक विधियों से प्राप्त की जा सकती है, और भी अनेक विधियां आपके किताबों में दी हुई हैं। देखो परीक्षा में जब आपके पास कोई प्रश्न आएगा, ठीक है, तो उस समय आपको दिमाग लगाना है कि हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करें ताकि हमसे ये कम समय में सरलता से बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी छोटा सा भी अगर आपको डाउट आता है तो जरूर पूछिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।